कहानी, रिश्तों का दर्द। हमेशा बिंदास रहने वाली वृत्ति आज काफी चुप थी। चुप क्या थी, यूं कहो कि बस वर्किंग विमेन हॉस्टल थम सा गया था। हर वक्त पूरे हॉस्टल में धमाचौकड़ी मचाती जीवंत वृत्ति का यूं चुप होकर बैठ जाना आठवां आश्चर्य सा लग रहा था। उससे पूछने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। सभी लोग भव्या के आने का इंतजार कर रहे थे। आखिर आखिर 1 घंटे के बाद भव्या हॉस्टल आई तो सभी ने खुसर फुसर कर चुपचाप भव्या को रूम में जाने से पहले ही सारी दास्तान बयान कर दी। स्थिति की गंभीरता को समझ भव्या कमरे में दाखिल हुई। और दिनों की तरह ना तो वृत्ति ने इस बार भव्या का मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया और ना ही कोई उछल कूद। बस शांत बैठी रही। भव्या ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप कपड़े बदलने लगी। चेंज करने के साथ ही वो वृत्ति से बोली, अरे यार, आज तो एक जोरदार बात ऑफिस में हो गई। मेरा सबॉर्डिनेट रवि मेरे पास आया और रोने लग गया। यार, बिना कारण बताए आदमी का रोना देख मैं तो समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या करूं। वो थोड़ी देर तो रोया, फिर खुद ही बोला, मैडम, किसी पुरुष को रोने का हक नहीं है ना इस समाज में। वो रो नहीं सकता है, मन की बात कह नहीं सकता है, किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं कर सकता है, और यदि करे तो दुनिया भर के कानून उसके खिलाफ मुंह बोलने लगते हैं। घरेलू हिंसा का कानून, पत्नी प्रताड़ना का कानून, दहेज प्रताड़ना का कानून और न जाने क्या क्या। मैं चुपचाप उसकी बात सुनती रही। वो आगे कहने लगा, औरतों के हक में इतने सारे कानून हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि औरतें भी प्रताड़ित कर सकती हैं? पति भी प्रताड़ित हो सकता है, ससुर और सास भी प्रताड़ित हो सकते हैं। आदमी को तो बस यही सिखाया जाता है ना, तू लड़का है, तू पुरुष है, आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पत्नी कितना ही प्रताड़ित करे, तुम्हें कोई आवाज नहीं निकालनी है, चुपचाप सहना है, नहीं तो समाज क्या कहेगा, दब्बू। बीवी की माने तो वो जोरू का गुलाम और ना माने तो कानून। क्या करे पुरुष? बेचारा आत्महत्या कर ले तो कायर, घर से भाग जाए तो नालायक और लापरवाह। जानती हो, वो सारी बातें कहता रहा। मैं चुपचाप सुनती रही और सोचती रही, बात कितनी ठीक कह रहा है ये शख्स। बात में दम है बॉस। ओए मैडम, तुसी कित्थे हो जी? इतनी दमदार बात लेकर आई हूं और तू है कि भाव खा रही है यार। देख भव्या, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। तू अपना काम कर ले, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। ओ यार, ये कौन सी बात हुई? बराबर का हिस्सा है इस कमरे में मेरा भी। कैसे छोड़ दूं तुझे अकेला? बल्कि अब तो मेरा मन कह रहा है कि मैं तेरे साथ ही दूसरी शादी कर लूं। भव्या, प्लीज। क्यों? क्या हुआ है आज तुझे? कृति, बता ना यार। और फिर वृत्ति की आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। वो चुपचाप गुमसुम रोती रही। भव्या ने भी उसे दिल खोल कर रोने दिया। भव्या चाहती थी कि वो एक बार जी भर कर रो ले ताकि जी हल्का हो जाए। भव्या को आज पहली बार लगा, जिसे मैं बहुत हल्के से लिया करती थी, उसके सीने में भी दर्द का गुबार है। आज शायद वो लावा बह निकला है। अच्छा ही है, ये लावा जितना बह जाए, भीतर के दर्द की ज्वालामुखी उतनी ही ज्यादा और जल्दी शांत होगी। दोनों कमरे में गुमसुम गुमसुम। भव्या ने यही अनुमान लगाया था कि जरूर किसी से इसका आज ब्रेकअप हुआ है। वृत्ति इतना बिंदास होने के बावजूद भी अपने अफेयर्स कभी भी भव्या या किसी और से साझा नहीं करती थी। बस
इतना सा उसे आभास जरूर था कि किसी से उसका ताज़ा अफेयर चल रहा है। भव्या, तू सोच रही है ना कि मैं क्यों रो रही हूँ? तो सुन, मैं अपने बारे में कभी भी ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करती थी। बस अपने तमाम दुखों को, हंसी को दबा कर रखती थी। मैं हमेशा इसीलिए हंसती रहती थी कि मेरे दुखों की परछाई भी किसी को नज़र ना आए। आज मैं यहाँ अकेली ही थी कि अचानक बरसों बाद मेरे गांव से किसी ने मुझे फ़ोन किया। मेरे नंबर कहाँ से कैसे मिले मैं नहीं जानती, पर फ़ोन आया और जो खबर मिली वो पहले तो लगा कि उससे मेरा क्या वास्ता, लेकिन खून तो खून ही होता है ना, रंग ज़रूर दिखाता है। और वृत्ति एक बार फिर रोने लगी। भव्या कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या करे। उसने धीरे से वृत्ति के कंधे पर हाथ रखा तो वो पर्वत सी पीर बर्फ सी पिघलने लगी। भव्या के कंधे से लगकर वो खूब रोई। धीरे धीरे जब सिसकियां बंद हुई तो वो फिर से बोली। मेरा बाप बचपन से ही मुझे खूब पीटता था। दरअसल मैं अनवांटेड चाइल्ड थी। उन्हें लड़का चाहिए था और हो गई मैं। लड़का नहीं होने के कारण मेरी माँ का भी पूरा ध्यान नहीं रखा गया। वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और एक दिन वो वृत्ति फिर से रोने लगी। इस बार भव्या ने उसे अपने सीने से लगा लिया था और भव्या बोली। देख, मैं हूं ना, तेरी सखी, सहेली, तेरी बड़ी बहन, तेरी माँ, सब कुछ तू मुझे समझ ले। और दुख आते हैं, जाते हैं, दुखों से क्या डरना? तू ही तो कहती है ना ये बात। हाँ, मैं ही कहती हूँ और यह सच भी है, लेकिन फिर भी दुख तो दुख ही होता है। माँ के चले जाने के बाद बापू ने मुझे और भी ज़्यादा पीटना शुरू कर दिया। मैं मन ही मन अपने बाप से नफ़रत करने लगी। इतनी नफ़रत कि मैं घर छोड़कर चली गई और आज तक नहीं गई हूँ। कितने ही लोगों से दोस्ती हुई, लेकिन सच्चा दोस्त कोई नहीं मिला। आज मुझे फ़ोन से खबर मिली कि मेरा बाप मर गया है। ये खबर सुनकर पहले तो मैंने सोचा चलो अच्छा ही है वो मर गया, बहुत दुख दिए थे उसने मुझे। लेकिन तभी दोबारा फ़ोन आया और उधर से जिस शख्स ने खबर दी थी वह कह रहा था कि अंतिम दिनों में वो केवल मुझे ही याद करता था। कहता था मैंने अपनी देवी जैसी बेटी पर बहुत अत्याचार किए हैं। भगवान मुझे ऐसी सज़ा दो जिसके मैं समझ सकूं कि बेटी पर हाथ उठाना, उस पर अत्याचार करना कितना बड़ा पाप है। उसकी अंतिम इच्छा यही थी कि उसकी चिता को मुखाग्नि उसकी बेटी ही दे, और अगर बेटी नहीं मिल पाए तो उसकी लाश जंगल में चील कौवों को खाने के लिए छोड़ दी जाए। अब मैं क्या करूं भव्या, तू ही बता। देख, जो भी था, आखिर वो तेरा पिता था। हम दोनों अभी चलते हैं और पहले तो उनका अंतिम संस्कार करते हैं, फिर बाद में देखेंगे। दोनों उसी वक्त एक टैक्सी लेकर रवाना हो गई। वृत्ति का गांव वहां से कोई 800 किलोमीटर दूर था। सुबह वे दोनों वृत्ति के गांव पहुंची, जहां गांव वाले उसी का इंतजार पहले से कर रहे थे। हालांकि कई लोगों ने लड़की द्वारा मुखाग्नि का विरोध भी किया, किंतु मृतक की अंतिम इच्छा जानकर वैसा ही किया गया जैसा वृत्ति का पिता चाहता था। पूरे 12 दिन तक वृत्ति और भव्या उसके गांव में ही रहे। 12वें की रस्म पूरी कर वो वहां से चलने लगी। तभी गांव के लोगों ने कहा, बेटी अब तुम यहीं रहो ना,
तुम्हारी ज़मीन, ये जायदाद सब तुम्हारा ही तो है। तभी वृत्ति ने एक निर्णय लिया और बोली, सरपंच बाबा, आप सब मेरे बड़े हैं, मुझे आप ये सब कह रहे हैं, आपका मान है, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मेरे बापू की पूरी ज़मीन, जायदाद, सब कुछ एक संस्था के नाम करती हूँ जो निराश्रित लड़कियों के लिए काम करती है। वृत्ति का ये फैसला वाकई बहुत अच्छा फैसला था और फिर हम हॉस्टल आ गए। हॉस्टल आने पर पता चला कि मेरा पति वहाँ चक्कर काट रहा था। वो चाहता था मैं उसे अपना लूं। मैंने कई दिन सोचने के बाद यह निर्णय लिया कि मैं उसे तलाक दे दूं, लेकिन वृत्ति ने ऐसा करने से रोक दिया। वो कहने लगी, देखो भव्या, रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है और जोड़ना बहुत मुश्किल। तुझे यदि पति के साथ नहीं रहना है तो मत रह, मगर तलाक मत ले। एक रिश्ता यूं ही मर जाएगा। हो सकता है तुम्हें आज उसकी ज़रूरत ना हो। इस बात का एहसास तुम्हें कुछ साल बाद होगा। मुझे ही देख, परिवार से, पिता से, सबसे रिश्ता तोड़कर मैं आ गई थी। पर क्या हुआ? आखिरकार मुझे जाना ही पड़ा और आज मुझे यह एहसास भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं परिवार ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वृत्ति की इन बातों का असर भव्या पर भी हुआ। उसने तलाक लेने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन पति के साथ रहना उसे स्वीकार अभी भी नहीं था। अगले कुछ महीनों के बाद वृत्ति ने भव्या को कहा कि वो घर बसाना चाहती है। वो भी चाहती है कि उसका भी पति हो, बच्चे हों, अपना एक घर हो। लेकिन लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी उसने आखिरकार भव्या को ही दे दी। भव्या ने उससे कहा, तेरा जिससे अफेयर चल रहा था उसी से क्यों नहीं कर लेती है शादी? नहीं यार, अब ये अफेयर वगैरह सब बंद। बस एकदम घरेलू लड़की बनना चाहती हूँ। खूब एंजॉय कर लिया। अब तो बस बेबी और बाबा प्रोड्यूस करने का है बॉस, क्या समझे? और वो भी एकदम झकास। बड़े दिनों के बाद मिली है मुझे मेरी वृत्ति वापस। ओए सुन, तू उदास अच्छी नहीं लगती है। तू एकदम बिंदास ही रहा कर। हाँ, तेरे लिए लड़का ढूंढना, तेरी शादी करना अब मेरी जिम्मेदारी है। ये थी कहानी रिश्तों का दर्द। प्रतिभागी कलाकार थे भावना शर्मा, वृतिका साल्वी और माणिक। कहानी के लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे योगेश कानवा।